वैसे तो आपकी बुक में ये जो चैप्टर है उसे क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद होना चाहिए था, क्योंकि सारे जितने भी सारे लिंक्स हैं वो सारे डायरेक्टली क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ ही मैच होने वाले हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक तो ऐसे ही बीच में घुसा दिया गया, या फिर ये कह लो कि फॉरवर्ड ब्लॉक को पहले पढ़ाना चाहिए था, उसके बाद जाकर क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ाना चाहिए था। हालांकि उनका सोच भी सही है कि पहले गांधी जी और नेताजी के बीच में द्वेष हुआ था, उसके बाद ही फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, या फिर नेताजी जो थे वो जापान चले गए थे, उनकी आर्मी के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करने वाले थे, इंडिया के अंदर इन्वेड करने वाले थे। वो भी उनका थॉट प्रोसेस सही है, पर होता ये है ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जब बच्चे जो फॉरवर्ड ब्लॉक है या फिर कह लो आईएनए वाला जो चैप्टर है उसे पढ़ लेते हैं, तो उस वजह से ये जो चैप्टर है उनके साथ लिंक नहीं हो पाता। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले जाकर क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ो, उसके बाद ही ये वाला चैप्टर पढ़ना। जब तक आपने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आने वाला। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इस चैप्टर का नाम है इंडिपेंडेंस इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये अंतिम चैप्टर है जिसके बाद मतलब जिस चैप्टर के अंदर पता चल जाएगा कि इंडिया को आज़ादी मिल गई। हाँ, इसके लिए कोई और हमने बीच में मोमेंट्स नहीं लाए, जो लाए थे आखिरी मोमेंट वही था 1942 वाला। हाँ, भले बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स हुए, रायोट्स हुए, सभी वर्कर्स ने अपना अपना काम छोड़ दिया, चाहे वो रेलवे के वर्कर्स हो, चाहे वो पोस्टल वाले हो, टेलीग्राफ वाले हो, सभी ने अपना अपना काम छोड़ दिया। अब सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ। तो ये चैप्टर्स उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करने वाले। तो कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया था, ठीक है, 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। उसके बाद की कहानी है। मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं वो दिख रहा होगा कैसे तरीके से लिखे हैं। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे, नीचे लिंक के अंदर आपको घुस जाना है, बस वहीं पर जाकर ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको टेलीग्राम से वहीं पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहली बात, जब ये चैप्टर मतलब ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसकी जो कहानी है वो 1942 जहाँ पर ख़त्म हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर कह लो शुरू हुआ था, और फिर हमें पता चला कि उसे रिप्रेस कर दिया गया। तो उसके बाद ही इसका जो कहानी है वो कंटिन्यू होता है। तो 1942 तक 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, ठीक है। 1942 में हमने क्या किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया था। क्यों किया था कि जब हमने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रेशर में होने के बाद भी हमें पास अगस्त ऑफर ला रहे, जो क्या कहता था कि हमें डोमिनेंस स्टेटस दिया जाएगा, जिसकी मांग हमने 1928 के अंदर की थी। फिर इन्होंने क्या भेजा, इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, ये कहते हुए कि हम आपको डोमिनेंस स्टेटस देंगे, साथ ही साथ आपके लिए एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाकर देंगे, जिसका अर्थ ये रहेगा कि वो आपके जो गवर्नमेंट है या फिर कह लो जो कंट्री है उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर देने वाली है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि इंडिया वालों के अंदर इतनी औकात नहीं है कि वो अपना एक खुद का परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिखा दे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जब आपके पास है ही नहीं तो हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप हमारे अंदर ही काम करने वाले, क्योंकि हम आपको डोमिनेंस स्टेटस दे रहे हैं। ये इनकी मांगे थी, या फिर कह लो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। क्यों ये चाहे उन्होंने क्रिप्स मिशन लाया हो या फिर कहीं कोई भी मिशन लाया हो, अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन दोनों का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको यानी कि इंडिया को क्या मिल रहा है, डोमिनेंस स्टेटस दिया जा रहा है। पर याद करो डोमिनेंस स्टेटस की मांग हमने कब की थी, हमने मांग की थी 1928 के अंदर, मिल कब रहा है 1942 के अंदर। तो फिर उस वक्त गांधी जी ने बोला कि अरे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इतना ज़्यादा इनकी जो सिचुएशन है वो ख़राब है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको याद होगा जर्मनी, इटली और जापान तीनों बहुत ज़्यादा इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। तो जब इतनी ज़्यादा प्रेशर के अंडर आकर भी ये हमें आज़ादी देंगे कि नहीं, ऐसी बातें कह ही नहीं रहे, तो जाहिर सी बात है आज से 6 साल के बाद, आज से 5 सालों के बाद जब वो आज़ाद हो जाएंगे, इनकी सिचुएशन खरी मतलब ठीक हो जाएगी, उसके बाद तो ये हमें पक्का आज़ादी नहीं देने वाले। उस वक्त गांधी जी के दिमाग में ये क्लिक किया कि ठीक है अब ही बारी है, अब इनको हमें यहाँ से भगाने की ज़रूरत है। जबकि अगर ये बात गांधी जी के मन में कुछ सालों और पहले आ चुकी होती, जब हमारे पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के अंदर थे, जब हमारे पास भगत सिंह जैसे नौजवान थे, तो जाहिर सी बात है इंडिया को बहुत पहले ही आज़ादी मिल जाती। पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है, कैसे भी करके पता तो चला ना कि ये लातों के भूत हैं, बातों से तो मानने नहीं वाले। तो अंततः गांधी जी ने अंततः गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जाहिर किया। किस दिन, 8 अगस्त 1942 को इन्होंने क्या बोला था कि अब सभी लोगों को निर्देश दिया गया है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो तो आपका ये काम है, आप स्कूल्स को बंद कर दो, और आप स्कूल जब तक नहीं जाओगे जब तक ये भारत जो है वो आज़ाद ना हो जाए। फिर अगर आप पुलिस के अंदर हो, ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ कर रहे हो, तो आप बस अपने अंदर ये मतलब अपने दिमाग के अंदर ये फिट करो कि कुछ भी हो जाए पर आप अपने भाइयों के ऊपर गोलियां नहीं बरसाओगे, ठीक है। वो अगर आपको ऑर्डर भी देंगे तो अभी आपको नहीं मरना है। इसलिए आपको याद होगा कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जैसे ही ऐलान हुआ था मुंबई के अंदर, ठीक है, इन जो गांधी जी और साथ ही संघ के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सब ने एक बहुत अच्छा सा भाषण दिया था। उसी दिन 0 आवर चढ़ाकर यानी कि रात के 12 बजे सभी बड़े नेता को जेल के अंदर बंद, गांधी जी ने भले कुछ मतलब हाथापाई वगैरह नहीं की थी, तो उन्हें क्या किया था, उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। तो जो भीड़ थी उसे तो मोटिवेट कर दिया गया, उसे तो अपना जो डायरेक्शन है वो तो मिल चुका है। तो अगले दिन भीड़ रुकी नहीं, छानबीन की, पता चला सारे नेता गायब हो चुके हैं, उन्हें पता चल गया कि ये ज़रूर नहीं ब्रिटिशर्स का काम है। फिर उन्होंने क्या किया, जो जितने भी ज़्यादा लोकल एरियाज़ के अंदर जो आदमी थे जिनका जो ऑब्जेक्टिव्स था वो नेताजी जैसा था, ठीक है, तो उनके साथ उनके अंतर्गत मिलकर उन लोगों ने ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसे एक बहुत बड़ा पैगाम तक लेकर गए थे, एक बहुत बड़ा सा मूवमेंट लेकर गए थे, ठीक है। हालांकि इनके अंडर एक बहुत बड़े नेता नहीं थे गांधी जी जैसे, जो कि हर मोड़ पे इनका सहायता करे, इस वजह से इस मूवमेंट को सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ईजी था ब्रिटिशर्स के लिए। फिर भी
60,000 से लेकर 60,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। हाँ था, बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हो चुके थे। इसके अंदर ब्रिटिशर्स भी थे, ऐसा नहीं है कि सारे इंडियंस थे, नहीं, बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स भी थे। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर मशीन गन से वॉर किया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने ही सालों, मतलब 2-3 सालों के अंतर्गत में इतनी ज़्यादा मौतें होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। जाहिर सी बात है, इन्होंने पूरे खुलेआम फायरिंग की थी, ठीक है। तो इन सब का बदला लेते हुए गांधी जी ने बोला था कि अब देखो, एक ही टाइम है, करो या फिर मरो। मतलब तुम इस देश को आज़ादी दिलवाने के लिए तुम अपनी जान को भी गंवाने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। क्योंकि अब ये एंड मोमेंट है, अगर अभी ब्रिटिशर्स को हमने नहीं भगाया तो ये हमारे ऊपर और 100 साल राज करने वाले हैं। तो ये थोड़े से ग्लिम्स थे, कह लो रिवीजन हो गया। आपने जो फर्स्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी होगी और ये पढ़ना ज़रूरी है तो थोड़ा सा रिलेट कर पाओ, वहाँ पे कहानी हमने छोड़ी थी उसे ये वाली वीडियो, मतलब ये जो रिवीजन हुआ इसके बाद आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं असली का जो चैप्टर है उसे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने वाला था 1945 के अंदर, ठीक है। उस वक्त क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे इनकी जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इनकी मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों ही की दोनों वीक हो चुकी थी। और हमारे इंडिया के अंदर क्या हो गया हो रहा है, तो हमारे इंडिया के अंदर हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है। इंडिया के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला था, बड़े नेता ना होने की वजह से इसे सप्रेस करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। इस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हो गया, फेल हो गया। फिर सुभाष चंद्र बोस जी के अंतर्गत जो INA चली थी, ठीक है, INA का मोटिव क्या था कि वो जो नॉर्थ ईस्ट साइड है ऑफ इंडिया का, वहाँ से इन्वेड करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के जो ट्रूप्स थे वो बहुत कम होने वाले। फिर भी उन्हें पता चल गया था ब्रिटिशर्स को कि वहाँ से कुछ ना कुछ तो होने वाला है, नेताजी आ रहे हैं जापान की फोर्स के साथ। तो वहीं पे वो लोग खड़े थे, अब उधर घुसे और साथ ही साथ बारिश, जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, जिस वजह से क्या हुआ, वो जो उनकी जो फ़ौज आ रही थी, इन आज़ाद हिंद फ़ौज जो आ रही थी वो वहीं पे रुक गई, वो आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि आगे ब्रिटिशर्स थे, इधर बारिश हो रही है। ऊपर से उन्हें जब पता चला तो वो लोग बमबारी करना शुरू कर दिए, बहुत ज़्यादा लोग घायल। उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि अगर मेरे होते हुए इतने लोगों की जान जाने वाली है तो मैं ये कतई नहीं चाहूँगा। फिर उन्होंने बोला कि जो फ़ौज आ रही है, जो आ चुकी है, उन सबको वापस भेज दो, ठीक है। जो पैसा हमें मिला था INA के फॉर्मेशन के वक्त, जितने भी लोग थे उन सब ने जो लोगों ने हमारा समर्थन किया था, जो भी पैसा हमारे पास अभी बचा है उन सबको वापस उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सोचो कितने बड़े नेता थे, इतना ज़्यादा होने के बाद भी बोले कि जितने भी पैसे हमारे पास बच चुके हैं उन सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो वापस से। वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए पैसे। अब उसके बाद फिर गांधी जो नेताजी थे वो वापस गए जापान की मदद, जबकि जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिर चुका था, फिर भी जापान ने उनकी मदद की। उसके बाद फिर आपको पता ही है उनके साथ क्या हुआ था। तो इधर INA भी फेल हो चुकी थी, जो कि उम्मीद की किरण बन के आ रही थी कि चलो कम से कम यहाँ से तो अटैक मारेंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर उन्होंने जापानीज़ फौज के साथ मिलकर कब्जा कर लिया था, तो उनके ऊपर था कि ठीक है अब नॉर्थ ईस्ट से घुसेंगे इन्फाल की तरफ से, वहाँ पर भी हम लोग अटैक मारकर हासिल कर सकते हैं। हालांकि पास से पलट गया, पर कोई बात नहीं, हमें इतना तो पता चल गया कि इनके जो कैप्टन्स थे, जैसे कि उस वाली वीडियो के अंदर INA का पार्ट 2, ठीक है, वो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो कैप्टन मोहन सिंह थे, उन जो मनमोहन ने कैप्टन मोहन सिंह, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो अब ये जो भीड़ थी, ये जो बड़े बड़े लीडर्स थे, नेताजी को छोड़ के, नेताजी और वो तो चले गए, तो पर उनके अलावा जितने भी बड़े नेता बच गए, जो कैप्टन थे, जिनके मार्गदर्शन पे जो INA थी वो काम करने वाली थी, वो फंस गई, उन्हें ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। तो अब ये जो इंडिया वाली जो भीड़ है, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद बहुत ज़्यादा प्रेरित हो चुकी है, अब वो चाहती है कि कैसे भी करके जो हम लोग अभी तक जल रहे हैं, आओ 2-4 और आ जाओ तो उसके अंदर भी तुम्हें जला लेते हैं, ऐसा वाला हाल है। तो फिर ये जो भीड़ है वो चाहती है कि जो जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है ना, उन्हें आप रिलीज़ कर दो, ठीक है। INA के जितने आपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स बना कर रखे हैं, जो इन्हें टेररिस्ट घोषित कर रखा है, उन्हें आप रिलीज़ कर दो, ठीक है। तो INA फेल हुई। फिर ये जो लीग थी, कौन सी लीग, मुस्लिम लीग, इसने डिमांड रख दी कि देखो कुछ भी हो रहा है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, ऐसा कौन बोला था, मुस्लिम लीग के जिन्हा ने, ठीक है। फिर अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जो वाइसरॉय थे उस वक्त के इंडिया के अंदर, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, जो कांग्रेस के जो नेता है उन लोगों ने रिज़ाइन किया था, ठीक है। आपको पता होगा क्यों रिज़ाइन किया था, पुराने वाली वीडियोस देखकर अगर नहीं रिलेट कर पा रहे हो तो, और अगर रिलेट कर पा रहे हो, नोट्स बना के रखा है या फिर नोट्स प्रिंट आउट करवा के रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बस देख लो क्यों रिज़ाइन किया था। तो जो नेता उन लोगों ने रिज़ाइन किया था, और कुछ लोगों को हमने जो गिरफ्तार किया था कब, क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त, तो हम क्या चाहते हैं, इनको छोड़ देते हैं। छोड़ने से क्या होगा, अगर हम इनको छोड़ेंगे तो ये हमारी पार्टी में आ जाएंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स जो भी कहेंगे उनका सहयोग देंगे, तो ये इनकी मंशा थी। उन्होंने बोला कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन लोगों ने रिज़ाइन किया है, तो पहले उनको छोड़ दो, छोड़ने के बाद वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा सहयोग देंगे क्योंकि हमने उन्हें जेल से रिहा किया है। उसके साथ साथ कुछ एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ जिसके अंदर हमारे बीच में बातचीत हो सके। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के अधीन है,
उनके साथ ही है, यानी कि वो हमारा आपसी मामला होगा। तो आपस घर के अंदर लड़ाई होती है तो वो लड़ाई बातें दूसरों को नहीं पता चाहिए, वो घर के अंदर ही रखनी चाहिए। तो वही बात है, ये इंडिया भी ब्रिटिशर्स का पार्टी है, हमारी घर की आपसी मामला है, तो चलो आपस में ही बात करके निपटा लेते हैं। ये इनका ब्रिटिशर्स का आइडियल था, ठीक है। फिर इन लोगों ने इस वजह से वेबल्स प्लान रिलीज़ किया। वेबल्स प्लान क्या कहता था कि हमें मिलेगा डोमिनियन स्टेटस। क्या मिलेगा? डोमिनियन स्टेटस। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना कर देंगे, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला कि आप उतना ज़्यादा अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हो, इस वजह से हम क्या करेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना कर देंगे। और साथ ही साथ आपने जो मांग की थी डोमिनियन स्टेटस की, फिर भी देखो हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग 1928 में की थी, ये हमें कब दे 1945 के बाद दे रहे। तो फिर भी जो इसे रिजेक्ट भी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो लीग है, मुस्लिम लीग, उसने बोला कि कुछ भी है, आपने बोला ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन की बात ठीक है, आपने बोला डोमिनियन स्टेटस ठीक है, पर ये जो पाकिस्तान की मांग जो मैं कर रहा हूँ, इसकी मांग तो आपने की नहीं है, आपने तो पाकिस्तान की मांग की ही नहीं। उसके बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन इन दोनों के अंदर हमें एक चीज़ नहीं दिख रही है, वो क्या है? इंडिपेंडेंस। जो गांधी जी बोल रहे थे, इतनी ज़्यादा कड़ी मुश्किलात के बाद भी जब ये हमें इंडिपेंडेंस देने का नाम भी नहीं ले रहे कि हम भारत को आज़ाद करेंगे, ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये हमें करेंगे ही नहीं। तो इस वजह से वेबल प्लान को इन लोगों ने रद्द कर दिया, बोला कि नहीं, हम आपको इस प्लान को रिजेक्ट करते हैं। जिसके बाद हमारे पास आया था कैबिनेट मिशन इंडिया के अंदर। पिछली वाली वीडियोज़ के अंदर भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा एलोबरेट करके दिया है, इसलिए बोलते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ही इस चैप्टर को होना चाहिए था। हालांकि बीच में कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो कोई बात नहीं, जो है उसे उसी हिसाब से पढ़ते हैं। अब जो कैबिनेट मिशन आया था तो इसके कुछ इवेंट्स हुए थे, ठीक है। क्या क्या थे वो? पहला, चेंजेस इन ब्रिटेन के अंदर कुछ चेंजेस हुए। क्या चेंजेस था? तो जो यूएसए था, अमेरिका, ठीक है, ये बोला कि ठीक है हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया का जो पॉइंट था वो अच्छा था कि हमें अब आज़ादी दे दो। ये क्यों सपोर्ट कर रहा था इंडिया को? क्योंकि देखो ब्रिटेन का सहयोगी था, या फिर कह लो फ्रेंड था, ठीक है। यूएसए ब्रिटेन एक दूसरे के दोस्त थे। तो अब जब अमेरिकन्स ने देखा कि ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, फिर भी इंडिया इनका साथ नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है अब इंडिया को अपने झांसे में लेना अब एक व्यर्थ ही है। वो कितना भी तुम कर लो, वो आपके अंडर अब काम नहीं करने वाले, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है। आपने आईएनए के जो फॉर्मेटर थे नेताजी, उनको भी कुछ करवा दिया। फिर जो नेता थे जैसे कि मनमोहन सिंह, इनको भी तो हमने अरेस्ट करवा दिया है। महात्मा गांधी को नज़रबंद करवा के रखा है। तो जाहिर सी बात इतनी समझो कि ये लोग आपके अंदर दब के रहने वाले नहीं हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ चुकी हैं जिस वजह से वो नहीं चाहते कि वो अब आपके अधीन काम करे, अब वो आपसे विरोध काम करने वाले। इसलिए अमेरिका ने ब्रिटिश को सजेस्ट किया कि देखो अब इनको झांसे में लेना, मतलब अब आप इसको झांसे में ले ही नहीं सकते, आप इसको रिलीज़ कर दो तो ही ज़्यादा बेहतर है। इसलिए यूएसए ने इंडिया को सपोर्ट किया कि ठीक है हम आपको फ्रीडम दिलवाने के साथ खड़े हैं। उसके बाद फिर ब्रिटेन जो था वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। कैसे? इकोनॉमिकली और मिलिट्री। क्यों? क्योंकि अभी भी वो वार से निकला है। वॉर से निकलने के बाद वॉर जैसे ही होता है ना, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फैक्ट्रीज कम हो जाती है लेकिन डिमांड टूटती रहती है। इस वजह से ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। लेकिन फिर भी वही बात है कि इतने ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने के बाद भी वो हमें आज़ादी देने को तैयार नहीं है। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश के जो भी सोल्जर्स थे वो अभी भी जंग से लौटे हैं। तो जंग से लौटा सिपाही क्या चाहता है? अपने घर को वापस आना। लेकिन ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स क्या कह रहे हैं कि नहीं, कमांडर्स जो क्या कह रहे हैं कि आपको इंडिया के अंदर ही रहना है, इधर भी आग बबूला हो चुकी है, इनकी आग को दबाना है। तो इस वजह से जो सोल्जर्स थे वो बोलते थे कि नहीं यार बहुत थक चुके हैं, घर जंग को लौटे हैं जिंदा सही सलामत, अब हमें तो घर जाने दो, हमारा भी घर है, हमारा भी परिवार है, राह देख रहा होगा। पर ये इधर ही बांध के रखे हुए थे। फिर सेकंड ये था कि रिवॉल्व्स होने लगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन समझते हो, एयरफोर्स वगैरह हो गई, सिविल सर्विसेज का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके अंदर कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा था। क्योंकि इंडियन मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने बताया कि आप अपनी नौकरी से रिजाइन नहीं करोगे। इससे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब हुआ था, उसको गांधी जी ने बोला था कि आप अपनी ड्यूटी जो है उससे रिजाइन कर दो। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने ये बोला कि आप अपनी ड्यूटी से रिजाइन नहीं करोगे, आप जो भी करोगे इनके अगेंस्ट काम करोगे। फिर इसमें क्या हुआ, जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थे इसके अंदर जो लोग थे उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया, बोले कि हम नहीं करेंगे, आपका काम ही नहीं करेंगे। इस वजह से ब्रिटिश को ये भी लगा कि हाँ भाई अब तो बहुत हो गया, अभी तक तो ठीक था, वो हमारा काम कर देते तो ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के अंदर इतने ज़्यादा सोल्जर्स उनके नहीं थे जितने हमारे थे, हमसे ज़्यादा, मतलब उनसे ज़्यादा हमारे सोल्जर्स थे वहाँ पर। पहला ये। फिर जो इंडियन नेवल रेटिंग्स थी, एक टाइप की इंडियन फोर्स कह लो, ठीक है, नेवल, ठीक है, नेवी वाली। तो इंडियन नेवल जो फोर्स थी वो बोलती थी, उन्होंने 7 दिनों तक वॉर किया, ठीक है, लगातार 7 दिनों तक ब्रिटिश आर्मी से भिड़ चुके थे। अब 7 दिनों ने 7 घंटे तक इन लोगों ने वॉर किया था। और वो भी थकने को तैयार नहीं थे, इधर से ये लोग फायरिंग करे, उधर से वो लोग फायरिंग करे। बोले कि अब तो हम भगा कर नहीं रहेंगे, क्योंकि सबके अंदर एक आग से लग चुकी है कि सुभाष चंद्र बोस दूसरे देश के अंदर जाकर हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम अपने देश के अंदर नहीं जाकर कर पा रहे, हम अपने देश के अंदर ही रहकर नहीं कर पा रहे। इस वजह ये जो भीड़ की जो आग थी ना, वो बहुत ज़्यादा काम कर गई, जिस वजह से फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। चलो इसकी कहानी अभी शुरू करते हैं। जो 7 घंटों तक इन लोगों ने लगातार वॉर किया,
एक दूसरे के मतलब ब्रिटिशर्स के ऊपर लड़ाई की। उसके बाद फिर सरेंडर करना पड़ा, वो भी खुद से करने को नहीं तैयार थे, उन्हें करना पड़ा क्योंकि जो बड़े नेता थे उन लोगों ने बोला कि ठीक है अभी छोड़ दो, हम मामला निपटा देंगे, ऐसा बात कहा, उसी वजह से उन्हें छोड़ दिया। वरना तो मुझे तो लगता है ये जो 7 घंटे ऐसे मारे हैं ना, अगर कुछ और घंटे रख देते या फिर कुछ और दिन रख देते तब तो पक्का ही वो लोग भागे जाते उसी वक्त। फिर रॉयल इंडियन जो फोर्स थी उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, पुलिस फोर्स जो थी बिहार की और दिल्ली की उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया। मतलब जो भी गांधी जी ने बोला वही सब कर रहे हैं कि ब्रिटिश के अंदर रहकर उनका सहयोग ना करना, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड पॉइंट ये कि ह्यूमिलेशन किसी को भी बर्दाश्त नहीं था, बहुत टॉलरेशन इन लोगों ने सह लिया था। अब ये लोग टॉलरेट करने के लिए सजेस्ट नहीं थे, अब बोलते कि अब ठीक है जितना करना था उतना कर लिया, अब हम लोग चुप नहीं रहने वाले, आपकी अब बातें जो होंगी वो हम अब सुनने को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर INA के लिए बहुत लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, जितने भी वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, इन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, रायोट्स फैला दिए, हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल चल रही है, पूरी भीड़, पूरा देश सड़कों पर आकर खड़ा है, इनके कोर्ट के बाहर खड़ा है, इनके पुलिस स्टेशंस के बाहर खड़ा है, इनके घरों के आगे खड़ा है कि अब मतलब ऐसे तरीके से खड़ा है ना कि बस तुम बाहर आओ और हम तुम्हें कत्ल करने को तैयार हैं। फोर्थ पॉइंट ये कहते हैं कि जितने पीजेंट्स थे, पोस्टल थे, टेलीग्राफ थे, रेलवे वर्कर्स थे, इन सब ने स्ट्राइक कर दी। ये अपना काम ही करने को तैयार नहीं थे, पोस्ट ऑफिस से कुछ डाक भिजवाया गया है और ये लोग अपना स्ट्राइक मार के बैठे हैं कि हम देखते हैं कैसे भेज लेते हो। तो उनके डाक जो थे वो भी नहीं पहुँच पा रहे थे। तो इन लोगों ने क्यों नहीं पहुँच पाए थे? क्योंकि इन लोगों ने स्ट्राइक मार ली थी, ठीक है। फिर रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक मार ली थी। उसके बाद बंगाल के अंदर सिचुएशन ऐसी थी, क्रॉप के ऊपर टैक्स बढ़ाया था, तो इन्होंने बोला कि देखो हम आपको 1/2 तो नहीं देंगे, यानी हाफ पोर्शन नहीं देंगे, अब हमको बस 1/3 पोर्शन देने वाले, ठीक है। 1/3 पोर्शन के लिए इन लोगों ने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक नहीं कह लो, डिमांड रखी थी कि हम आपको 1/2 नहीं देंगे, 1/3 देने वाले हैं। मतलब इतनी हिम्मत तो आ रखी है ना। फिर इतने ज़्यादा इनके पॉइंट्स थे, पॉइंट्स कह लो, इवेंट्स कह लो, जिस वजह से क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के फीचर्स यहाँ पर है, ठीक है। कैबिनेट मिशन कब आया था? एटली जो थे वो कौन थे? ब्रिटिश के PM बने थे उस वक्त के, नए। उन लोगों ने बोला कि देखो हम आपको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देने वाले हैं, जब पावर का ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि जब हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे तो आपके पास एक तो गवर्नमेंट होने चाहिए ना जो कि चल सके, जो चला सके इस पूरे के पूरे देश को, तो वो हम आपको बना कर देंगे। वो भी देखो बना कर दे रहे हैं, इतना ज़्यादा महान काम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, पैथिक लॉरेंस जो होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहेंगे। स्टैफर्ड क्रिप्स जिसका आया था क्रिप्स मिशन, ठीक है, वो कौन रहेंगे? बोर्ड ऑफ ट्रेड रहेंगे। फिर अलेक्जेंडर कौन रहेगा? फर्स्ट लॉर्डर ऑफ एडमिरलिटी, यानी कि नेवी को कौन चलाएगा? ये अलेक्जेंडर। तो इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया। ये बोल रहे हैं कि हम आपको जब डोमिनेंट स्टेटस देंगे, मतलब हम मांग नहीं रहे, हमने तो ठुकरा दिया था 1928 की बात है, हमने उसी वक्त ठुकरा दिया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन फिर भी ये बोले कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हैं और आपको जब देश चलाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सोचो कितना बड़ा महान काम करें। इससे अच्छा यही करो ना, देश छोड़ के भाग जाओ, पर नहीं, वो तो करना ही नहीं है, ठीक है। फिर क्लॉजेस कह लो या फिर कह लो फीचर्स ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आए थे से कुछ फीचर्स थे, 9 फीचर्स थे, सारे के सारे डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले। पहला कि हम लोग एक फेडरल यूनियन बनाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट का समझते हो, फेडरल सिस्टम, डेमोक्रेटिक, 2 चीज़ें होती है। फर्स्ट चैप्टर यूनियन पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया, नहीं किया वीडियो देखकर आना, ठीक है। लिंक प्लेलिस्ट बनी है, शायद प्लेलिस्ट के अंदर देख लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सिविक्स क्लास 10 ICSE। नहीं मिल रहा सर्च करो उपाध्यायंस करके, फर्स्ट चैप्टर ऑफ जो भी है यूनियन पार्लियामेंट, 2 वीडियोस मिल जाएंगे उसके ऊपर, ओके। तो फेडरल यूनियन का मतलब समझो ये कि जिसके अंदर जो सेंट्रल है और साथ ही साथ स्टेट है, दोनों मिलके काम करती हो। इंडिया के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है, चाइना के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि एक ही है जो है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, स्टेट भी अपना चला रहा है और गवर्नमेंट जो है सेंट्रल पे वो तो है ही। तो यहाँ पर बोला कि हम लोग फेडरल यूनियन बना कर रहेंगे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स, ये दोनों आपसी में भाई बंधी में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट्स ऐसे इन लोगों ने लिखे थे ना, वो कहीं भी नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे भाई बंदी की बात हो रही है। यहाँ पे बस यही दिख रहा था कि सेंट्रल की ही बात हो रही है, बस प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड करवा दिया जाए। जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करवाएगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉरेन चलाएगी, फॉरेन सर्विसेज को वहीं देखेगी, डिफेंस की सर्विसेज को वहीं देखेगी, और दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो भी रिलेशनशिप बना के रखना है, जो भी कम्युनिकेशन करना है, वो भी कौन देखेगा? सेंट्रल देखेगा। स्टेट कहाँ गया भाई? स्टेट की तो बात ही नहीं हो रही है। पहला पॉइंट है जिसके अंदर स्टेट की बात है। दूसरा देखो, दूसरे के अंदर ये भी कहा गया कि जो फाइनेंसेस होंगे वो एज पर रिक्वेरेशन हम उसको बढ़ा देंगे, मतलब खर्चा ज़्यादा करना होगा। खर्चा मतलब समझ रहे हो ना, अपने लिए जितना रखना होगा, वे बात भी नहीं अपने फ़ायदे की ही बात कर रहे हैं लोग। तो जब भी फाइनेंसेस की बारी आएगी तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से बढ़ा लेंगे, जिनका सेकंड पॉइंट था। फिर अब
वो तो ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के पास क्या पावर रहेंगे, तो उनके पास पावर रहेगी ना कि एग्जीक्यूटिव की, ऑर्गेनाइजेशन की, तुम चाहो तो लॉ बना सकते हो, उसे बिगाड़ भी सकते हो, पर वो लॉ हमारे ऊपर वैलिड नहीं होंगे, तो मतलब क्या ही कर रहे हो तुम लोग। प्रिंसली स्टेट्स को एक अलग ही कंट्री, एक अलग ही स्टेट्स की तरफ पे डील किया जा रहा है। बात तो हो रही है कि फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे, पर पॉइंट्स ऐसे रखें जो कि लग रहा है कि साफ साफ डेमोक्रेटिक है, ठीक है। फिर फुल्ली एटोनॉमी होगी, माने हम आपको पूरी आज़ादी देंगे, आपको जो मैटर में इंडल्ज होना है वो हो सकते हो, सिवाय यूनियन के। यूनियन की जितने भी ज़्यादा मैटर्स होंगे, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस अफेयर्स, फाइनेंस, ये सारे मैटर्स के अंदर आप इन्वॉल्व हो ही नहीं सकते। तो हम करेंगे क्या, जो फॉरेन के अंदर हम घुस नहीं सकते, हम डिफेंस लाइन को देख नहीं सकते, हम फाइनेंस के अंदर घुस नहीं सकते, हम क्या लॉ बना और बिगाड़ कर ही क्या पाएंगे, जब वो लॉ आपके ऊपर वैलिड ही नहीं होगा, तो वो लॉ सिर्फ हमारे ऊपर ही वैलिड होगा, तो क्या ही फ़ायदा। हम आपके साथ यूनाइट हो नहीं सकते, हम जब चाहें तो अपने देश को बदल नहीं सकते, हम चाहें तो दूसरे देश के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, तो फ़ायदा क्या होगा हमारा रहने का इस देश के अंदर, या फिर कह लो फेडरल यूनियन बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। ये पॉइंट्स थे, क्लॉजेस थे, कह लो फीचर्स थे कैबिनेट मिशन के, इस वजह से इसे रिजेक्ट करना पड़ा, या फिर कह लो कुछ लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि हम आपको एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना कर देंगे, जिसके अंदर 389 मेंबर्स होंगे। मैंने बोला ना कि यहाँ पे इनकी बात क्या है, ये हम आपको डोमिनेंट स्टेटस भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको एक गवर्नमेंट भी बनाकर दे रहे हैं, जिसका काम क्या रहेगा वो भी हम बताने वाले हैं। तो इन्होंने बोला कि 389 मेंबर्स लेंगे, जिसके अंदर 296 क्या करेंगे, हमारे ब्रिटिश, जो भी ब्रिटिश यूनियन इंडिया जो था, मतलब ब्रिटिश इंडियन कंपनी, उसके साथ रहेंगे, और 93 मेंबर्स आपके प्रिंसली स्टेट्स के अंदर से रहेंगे। तो 389 को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, 296 प्रिंसली ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, और 93 रहेंगे प्रिंसली स्टेट्स के, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर फिफ्थ पॉइंट ये था कि इन लोगों ने ग्रुपिंग कर दी, जो प्रोविंसेस स्टेट्स कहते हैं ना, प्रोविंसेस कह लो, स्टेट्स कह लो, तो स्टेट्स की इन लोगों ने ग्रुपिंग कर दी, कैसे कि 6 ऐसे स्टेट्स जिसके अंदर हिंदू मेजॉरिटी थी, उनको, जैसे कि मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर सेंट्रल प्रोविज़न, यूनियन प्रोविंसेस, तो 6 लोग, मतलब 6 स्टेट्स जिसके अंदर हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थी, उसे एक ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए बना दिया। फिर 3 ऐसे स्टेट्स जिसके अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी, उसको एक अलग पार्ट बना दिया, जैसे कि पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, उसको एक अलग पार्ट बना दिया, सिंध को एक अलग पार्ट बना दिया। बोले कि अब ये जो 3 जिसके अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, उसे हम एक स्टेट की तरफ पे ट्रीट करने वाले हैं। उसके बाद फिर बंगाल, असम, दिल्ली, अजमेर, इन सबको बोला कि ये लोग एक अलग ही स्टेट के तौर पे रहेंगे। इसके अंदर फिर बलूचिस्तान को बोला कि देखो, तुमको हमारा जो यूनियन है उसे ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, इंडिपेंडेंट रह सकते हो। कुर्ग को भी यही बात बोली कि अगर तुम्हें हमें जो क्या बोलते हैं यूनियन को ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर है, डिसीजन इज़ योर्स, ठीक है। 6 पॉइंट ये कि इन्होंने माइनॉरिटीज़ के साथ क्या किया, तो माइनॉरिटीज़ के साथ इन्होंने बहुत अच्छा खिलवाड़ किया। क्या किया, 1909 के अंदर हिंदू मुस्लिम में डिवीजन ला दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल करवा दी। 1919 के अंदर सिख और ईसाई दोनों को अलग करवा दिया, बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद 1932 के अंदर एसटी और एससी को भी एक अलग ही कमेटी की तरह पे ट्रीट करना चाहते थे, जिस वजह से पूना पैक्ट हुआ था, वहाँ पर गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में दोनों में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए थे। ये सारे पॉइंट हमने महात्मा गांधी और लेक्चर के अंदर कवर करवा कर। तो 1932 के अंदर इन लोगों ने एसटी और एससी को भी एक अपने दल में लाना चाहते थे। अम्बेडकर जी को जहाँ से दिया था कि हम आपको 72 सीट्स देंगे, वहीं पर गांधी जी ने बात संभालते हुए बोला था कि देखो, वो आपको 72 दे रहे हैं ना, हम आपको 148 सीट्स देंगे। इस वजह से यहाँ इन लोगों ने एसटी एससी को एक अलग ही ट्रीट करना नहीं शुरू किया, वरना होता ये कि हिंदू मुस्लिम में तो डिवीजन करवाई रखा है, सिख ईसाई के अंदर करवाई रखा है। अब एसटी एससी के नाम पर भी इन लोगों ने भेदभाव करवा देना था, ठीक है। फिर हमारा 7th पॉइंट ये है कि कॉमनवेल्थ जो होता है, कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स आपने नाम सुना होगा, जिसके अंदर आप फ्री हो, प्रिंसली स्टेट्स आप भी फ्री हो, यूनियन तो आप हो ही, आप अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट लेना है तो कर सकते हो। फिर पॉइंट 8 ये कहता है कि इन लोगों ने एक ट्रीटी बना दी, ट्रीटी के अधीन कोई जा ही नहीं सकता, इसके अंडर ही आपको काम करना है, ठीक है। 9th पॉइंट ये कि इन लोगों ने इंटरिम गवर्नमेंट का एक नारा दिया, नारा कह लो, एक पॉइंट रखा कि हम आपको एक इंटरिम इन्होंने ये कहा था कि हम आपको एक इंटरिम गवर्नमेंट देंगे, जिसके अंदर 14 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसमें से 6 मेंबर्स कांग्रेस के रहेंगे, 5 मेंबर्स मुस्लिम लीग के रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बहुत मेजर पार्टी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्टी थी। और 3 मेंबर्स कुछ ऐसे रहेंगे जो कि ब्रिटिश क्राउन है वो उन्हें खुद से नॉमिनेट करने वाले हैं। तो 5 + 6 + 3 मिलकर हो गया 14, ओके। फिर अब यहाँ पर आई पाकिस्तान की मांग को हमने क्यों रिजेक्ट करवा दिया, या फिर कह लो ब्रिटिशर्स ने क्यों रिजेक्ट किया पाकिस्तान की मांग। पहले इतना ज़्यादा जो पॉइंट्स है उसे आप एक बार देख लो, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा ही बचेगा। फिर एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि माउंटबेटन प्लान क्या था, ठीक है, उसे कौन लाया था। भाई से बात है, माउंटबेटन था तो उन्होंने ही लाया होगा, पर उस प्लान के अधीन क्या था, फिर पार्टीशन क्यों हुआ।
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का जो प्लान था, जिसे जिन्ना ने लाया था, उस प्लान को रिजेक्ट क्यों किया गया। उसके रिजेक्ट करने का पीछे ये कारण था कि इन लोगों ने बोला कि देखो यार, तुमने बोला कि ठीक है हमें कुछ स्टेट्स दे दो जिन्हें हम बनाकर एक अलग सी कंट्री बना लेंगे, मतलब वो कम्युनिटी जो कि अभी तक बस एक माइनॉरिटी के तौर पर थी, कम्युनिटी के तौर पर थी, वो अब चाहते हैं कि हमें एक अपना नेशन मिले, ठीक है। तो फिर उन लोगों ने बोला कि अगर ठीक है, मान लो हमने तुम्हें डिवाइड कर दिया, हमने तुम्हें एक अलग सा नेशन भी दे दिया, पर क्या गारंटी है कि जो राइट्स हो रहे हैं वो रुकेंगे ही, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लो वो मुस्लिम्स जो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ हैं, वो मुस्लिम जो कि प्रिंसली स्टेट के पार्ट हैं, वो चाहेंगे क्या कि आपके नेशन के अंदर घुसे? वो चाहेंगे क्या कि आपके नेशन जो बना रहे हो, जो कंट्री बना रहे हो पाकिस्तान, उसका पार्ट बने, ठीक है। वो नहीं चाहते, हो सकता है वो चाहते हो सकता है वो नहीं चाहते हो, चाहते तो ठीक है, पर ठीक है वे क्या प्रिंसली स्टेट्स को क्या हम लोग डिवाइड करने वाले हैं? ये भी तो हो सकता है ब्रिटिश स्टेट्स है, इसके अंदर जो पार्टी होंगी, उस पार्टी के कुछ मेंबर्स मुस्लिम्स होंगे, तो क्या वो उस हिसाब से आपकी पार्टी के साथ मिल जाएंगे, आपकी कंट्री के अंदर रहने लगेंगे? अगर फिर वैसा हुआ तो मतलब हम लोग जो चाहते थे कि फेडरल यूनियन बने वो तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम क्या चाहते थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी बने और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स बने, और आप क्या चाह रहे हो, पाकिस्तान भी आ जाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ हम सहमत नहीं है। ये सारे पॉइंट्स हुए, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं, वो पहली बात, ठीक है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला। फिर जो नॉन मुस्लिम स्टेट्स हैं, जैसे कि बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, उनके साथ तो जस्टिस हो ही नहीं रहा है। वो तो वैसे ही हैं, चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम आपका पार्ट बने, कुछ लोग नहीं चाहते कि हम आपका पार्ट बने। तो जो नहीं चाहते तो क्या ही, वो क्यों ही जाएंगे आपके साथ, ठीक है। फिर जो फोर्सेस हमने बना के रखी है, ठीक है, उसके अंदर फिर डिवीज़न होना पड़ेगा। फिर तो यही होगा ना कि जो मुस्लिम वाले मेजॉरिटी है या फिर मुस्लिम जो है, उनको भेजना पड़ेगा कि आपके लिए तो हमने अलग से नेशन बना के रखा है, आप उनके साथ चले जाओ, हम तो उन्हें भगा देंगे। उस वजह से क्या होगा, हमारा जो फोर्स बनाया था वो तो कम हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से जो हमने चीज़ें व्यवस्था करके रखी है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। जो पोस्टल मैन्स है उनके अंदर प्रॉब्लम आएंगी, जो टेलीग्राफ वाले हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। चीज़ें तो अलग सी हमने तो इस हिसाब से बनाई है ना चीज़ें, ताकि क्या हो जाए, सब एक साथ रहेंगे। पर यहाँ पर आप क्या बात कर रहे हो कि हमको एक अलग ही नेशन चाहिए। फिर जो अगर जहाँ पर आप बात करो कि हमें एक कंट्री दे दो, तो ठीक है, हमने मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, क्या है ये इंडिया का अगर मैप है, तो इस वाले पोर्शन के अंदर हमारे पास ईस्ट बंगाल था, ठीक है, बांग्लादेश जिसे आज के ज़माने में कहते हैं, और इस वाले पोर्शन के अंदर पाकिस्तान था, ठीक है, जो वो बना रहे थे, जैसे पंजाब हो गया, सिंध हो गया, वो सारे कंट्री मिलकर ये क्या बना रहे थे, पाकिस्तान बना रहे थे। तो अब बात ये है कि 2 स्टेट तो बन चुके हैं, ठीक है, पर इन दोनों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, 700 माइल का दूरी है, ठीक है, 700 माइल्स का दूरी है। इतनी लंबी दूरी कैसे डील कर पाओगे, या फिर इतने तेज फासले से कैसे तुम लोग एक साथ कंट्रोल कर पाओगे? तो इसका मतलब ये, या तो तुम ये जो बांग्लादेश बना है इसे या तो भूल जाओ, या फिर तुम लोग बस वहीं पे बस जाओ। ये भी पॉइंट रखा गया है। फिर आया कि कांग्रेस थी, मतलब ये जो हमने कैबिनेट मिशन बनाया, इसके बाद किसका क्या ही रिएक्शन था, कांग्रेस का क्या रिएक्शन था, मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था। तो कांग्रेस का रिएक्शन ये था कि कांग्रेस सेटिस्फाइड थी कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे हो, मतलब ये जो 3 लोग हमारे ऊपर राज करेंगे वो ठीक है। कांग्रेस का सोच देखो, कांग्रेस ने बोला कि पैट्रिक लॉरेंस हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। क्रिप्स जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो बोर्ड ऑफ ट्रेड बनेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। जो एवी अलेक्जेंडर है ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिविटी बनेंगे, वो भी कोई बात नहीं, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। पर जो आपने बात की ना कि हमें इंटरिम गवर्नमेंट बना कर दोगे, 6 लोग कांग्रेस से रहेंगे, 5 लोग मुस्लिम लीग से रहेंगे, 3 लोग आपके नॉमिनीज रहेंगे, इससे हमें दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर मुस्लिम लीग ने खुद से लोगों को अपॉइंट किया ना, तो फिर वो हर जगह गंदगी ही फैला के रख देंगे। ये इनकी बात थी। इस वजह से उन्होंने बोला कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वाले चीज़ के साथ सेटिस्फाइड है, बट ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसके साथ हम सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद फिर आपने जो बोला है ना कि फेडरल यूनियन बनाएंगे प्रिंसली स्टेट्स वाला, इसके साथ हम आपको ये बोलना चाहेंगे, आपने जो ग्रुप्स बनाए हैं ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इसके अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको आप ऑप्शनल छोड़ दो। मतलब उनके लिए कंपलसरी मत लाओ कि तुम्हें इस यूनियन को ज्वाइन करना ही करना है, उन्हें फ्री छोड़ो कि अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो आप मत करिए। ऐसा कांग्रेस के पॉइंट्स थे, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद फिर जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ये कहती थी कि मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूशन वाला प्लान भी उनके पास तो भाई था नहीं, तो फिर वो बोले कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन वाला प्लान ओके है। क्यों ओके है? क्योंकि उनके पास क्या मिले, प्रोविंसेस मिले। उन्होंने 3 मुस्लिम वाले मेजॉरिटी बनाई थी ना, देखो, जिसके अंदर पंजाब था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, और साथ ही साथ सिंध था। उन्होंने 4-5 स्टेट्स की मांग की थी। पाकिस्तान वाला फुल फॉर्म देखो, पंजाब था, ठीक है, P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, I फॉर समथिंग, I फॉर नथिंग, S फॉर सिंध,
उसके बाद फिर तान बलूचिस्तान। तो इनमें से 3 तो चीज़ें हैं ना, 3 तो हमारे पास है ना, तो उतने ही खुश रहते हैं, कम से कम उतना तो मिल रहा है। तो वो लोग इंटरिम वाले गवर्नमेंट के साथ सेटिस्फाइड थे, वो इस वाले पॉइंट के साथ भी सेटिस्फाइड थे कि हम लोग मुस्लिम मेजोरिटी को एक तरफ कर रहे हैं, हिंदू मेजोरिटी को एक तरफ कर रहे हैं। तो उस वाले पॉइंट से भी लोग सेटिस्फाइड थे, बोले कि ठीक है, हमें आपका जो कैबिनेट मिशन है उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कन्फ्लिक्ट हुआ बहुत ज़्यादा, किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहे। क्यों होते रहे? क्योंकि देखो आज के ज़माने में देख लो, थोड़ी सी कोई भी बात कह जाते तो बस लोग दंगे करने शुरू हो जाते हैं, मेरा देश मेरा धर्म मेरा धर्म। तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा होता था ना धर्म के बीच में बातचीत, ऊपर से हमारे बीच में तीसरा था, अभी तो नहीं है, फिर भी जितने सारे रायोट्स हो रहे हैं उस वक्त हमारे पास तीसरा था जो कि चाहता था कि हमारे बीच में आग लग जाए। इस वजह से माउंटबेटन प्लान आया, कोई बात नहीं। फिर देखो कॉन्फ्लिक्ट के पीछे का रीज़न क्या था। जुलाई के अंदर 1946 के अंदर क्या हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, किसके, कैबिनेट, ये जो कैबिनेट मिशन के तहत जो प्लान था ना, कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, इसका जो इलेक्शन हुआ, जिसके अंदर जो कांग्रेस थी उसे मेजोरिटी मिल गई, उसे 2/3 की मेजोरिटी मिली। अब 2/3 की मेजोरिटी के बाद 1/3 बचा, 1/3 के अंदर और भी ज़्यादा कमिटीज थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह ये सब भी थे। तो उस वजह से क्या हुआ, 1/3 कमिटीज़ के अंदर मुस्लिम लीग तो आई नहीं, मुस्लिम लीग तो और भी ज़्यादा छोटी भावना में आए। तो फिर मुस्लिम लीग गुस्सा हो गई, उसने छोड़ दी, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए। और जिस दिन नेहरू जी ने 2 सितंबर 1946 के अंदर उन लोगों ने शपथ खाई, मतलब वो मेंबर बने किसका, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, तो उस दिन को मुस्लिम लीग ने मॉर्निंग डे के तौर पे मनाया था कि मतलब हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुखद भरा दिन यही था कि हमने नेहरू को 2/3 की मेजोरिटी के साथ जीतते और साथ ही साथ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बनते देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर इससे पहले एक और पॉइंट है कि आपने अगर पिछली बारी वीडियोस देखी होगी तो आपको ये पॉइंट याद होगा, कौन सा वो दिन था जिस दिन को जिन्ना ने एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया था। अगर आपने वीडियोस देखी हैं, मेरे वीडियोस देखी हैं, पढ़ा होगा चैप्टर, तो आपको याद होगा। और इस वाले टाइम लाइन को स्टैम्प करके नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। नहीं भी टाइम स्टैम्प नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे डायरेक्टली बस कमेंट कर दो कि ये डेट था या फिर कह लो ये रीज़न था जिस वजह से मुस्लिम लीग ने उस दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया था। और डे ऑफ डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि कांग्रेस से उन्हें आज़ादी मिली थी। इतना ज़्यादा हिंट दे दिया अभी तक तो समझ में आया जो क्या होगा वो कौन सा दिन था। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग ने एंटरिम जो गवर्नमेंट बनाई थी, इस ये एंटरिम गवर्नमेंट की 6 कांग्रेस के होंगे, 5 मुस्लिम लीग के होंगे और 3 ब्रिटिश के नॉमिनी होंगे। उसके साथ ये सेटिस्फाई होगी, मतलब उसे जाना ही पड़ा क्योंकि उसे उधर से तो लात मार के भगा देगा। 2/3 मेजोरिटी कांग्रेस लेकर गई, 1/3 बचा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्टी मतलब पिछले स्टेट वगैरह भी थे। मतलब जो मुस्लिम कमेटी थी बहुत छोटी में आ गई और बहुत छोटी में आने के कारण वो बोले कि अपनी इज्जत कैसे बचाएं, तो इंडियन गवर्नमेंट का इन लोगों ने प्रस्ताव भेजा, उसके अंदर घुस जाते हैं। जबकि वहीं प्रस्ताव को कांग्रेस ने ठुकरा दिया था, बोले कि नहीं ये पॉइंट जो बहुत ही ख़राब है। फिर 9 दिसंबर 1946 के अंदर इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक की मांग कर दी थी, किसने, नेहरू जी ने। बोला कि देखो इंडिया को डोमिनेट स्टेटस नहीं चाहिए, अब हम एक अपना अलग ही यूनियन बनाकर घूमेंगे, हम अपना एक अलग ही रिपब्लिक कंट्री बनाकर रहेंगे। फिर एटली का अनाउंसमेंट हुआ। एटली कौन है, ये ब्रिटिश के पीएम है, ब्रिटेन के पीएम है, ब्रिटिश नहीं ब्रिटेन के पीएम है। इन्होंने बोला कि देखो हमने जिस उद्देश्य से, जिस पर्पज़ से इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का सोचा था वो तो पूरा हुआ नहीं। अभी भी रायोट्स हो रहे हैं, अभी भी लोग हमारी बातें नहीं मान रहे, अभी भी लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने जो प्रस्ताव भेजा था 14 मेंबर्स का, 3 हमारे रहेंगे, मैंने ब्रिटिश के नॉमिनीज, 6 पार्ट्स जो 6 मेंबर्स होंगे वो कांग्रेस के होंगे और 5 मेंबर्स होंगे मुस्लिम लीग के। हम इस प्रस्ताव को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। कांग्रेस वही चाहती थी, उसके साथ हो गया। मुस्लिम लीग जो थी उनके बीच और कांग्रेस के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे वो आए दिन बढ़ते गए। कम्युनल राइट्स जो थे वो होते ही रहे, राइट्स कम नहीं हुए। यानी इन्हें ये पता चला कि तो छोटे बच्चे हैं, लड़ते ही रहेंगे, हमें भागने में भलाई है और इनका जो लड़ाई होगा वो हमारे लिए नुकसानदायक होने वाला है। इस वजह से 20 फरवरी 1947 के अंदर एटली ने अनाउंसमेंट किया, आपकी बुक के अंदर ये इमेज होगी। तो इसका निष्कर्ष ये उतरता है कि देखो जून 1948 तक का आपको मोहलत दिया जा रहा है। जैसे कि हमने नेहरू रिपोर्ट में भेजा था कि आपको 1 साल की अल्टीमेटम दी जा रही है, वैसे इन्होंने बोला कि आपको जून 1948 तक का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। अगर इसके अंदर आपने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, एक विद अ प्रॉपर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया तो फिर हमारे ऊपर वो रहेगा कि हम किसके हाथ में पावर देना चाहते हैं। हम अगर चाहें तो कांग्रेस को भी दे सकते हैं, हम चाहें तो किसी भी लीग को दे सकते हैं, और अगर हम चाहें तो प्रिंसली स्टेट्स को भी पावर दे सकते हैं। और इसको कहकर ये जो एटली का अनाउंसमेंट था वो ख़त्म हो चुका था। यानी कि 1 साल का अल्टीमेटम है, चाहोगे या फिर अगर है हिम्मत
तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कर दिखाओ, क्योंकि हमने तुमको चैलेंज दिया है। इसी के साथ ये वीडियो है वो ख़त्म हो रखा है, मतलब ख़त्म होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग माउंटबेटन का प्लान डिस्कस करेंगे, पार्टीशन का डेट डिस्कस करेंगे, और क्या क्या इवेंट्स हुए उस दौरान। उस दिन आपने गदर एक प्रेम कथा सुना होगा, जितने भी तेरे पोएम्स ने स्टोरीज आपने देखी होगी पार्टीशन की, उन सब का मिश्रण उस दिन मिलने वाला है। सो बने रहिए चैनल के साथ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।